गया है। और अब इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया ये मुतालबा कर रही है कि जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए, इस जंग का खात्मा किया जाए, लेकिन नेतन्याहू ने जो बयान दिया है वो जंग ख़त्म करने को तैयार नहीं है। तो क्या पूरी दुनिया से ज़्यादा ताकतवर है ये शख्स कि पूरी दुनिया के मुतालबात के बावजूद वो इस पर आमादा नहीं हो रहे? इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अंदाज़ा हो कि दुनिया का निज़ाम अच्छा है, ख़राब है, जो भी है, उसके किस इंटरनेशनल कानून के तहत चलता है। वो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, जिसकी धज्जियाँ इज़राइल पहले भी उड़ाता रहा है, और इज़राइल मुज़ोर इसलिए है कि अमेरिका उसको वीटो कर देता है। आप कल की बात देख लें, जनरल असेंबली में 158 वोटों से पूरी दुनिया ने कहा कि सीज़फायर कर लो। इससे पहले भी कहा, लेकिन अमेरिका ने उसको अपोज किया, और सिक्योरिटी काउंसिल 2 हफ्ते पहले सीज़फायर का रेजोल्यूशन तमाम दुनिया के ममालिक ने उसको पास किया, सिवाय अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया। तो वो पिछले 2 हफ्ते पहले भी वीटो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को, जो कि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, ये तो नॉन बाइंडिंग है, ये एक अखलाकी फतह है, लेकिन अखलाकी फतह कर करके पूरी दुनिया रोडों पर आ गई, समंदर इंसानों का निकल आया हर जगह से। लेकिन जो जो जोरावर ममालिक हैं, जो इजराइल की पुष्ट पर खड़े हैं, वो सबसे पहले तो अमेरिका है, उसके बेड़े भी खड़े हुए हैं, उसकी फौजी भी उधर डॉक्टर साहब, मौजूद हैं। सिर्फ अमेरिका की ही बात कर ली जाए तो आप कह रहे हैं पूरी दुनिया में एहतजाज भी हुए हैं, लोग सड़कों पर निकले हैं, अमेरिका के अंदर बहुत सारी तंजीमें निकली हैं, फिर स्टूडेंट्स निकले हैं बाहर। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो अमेरिका का जो एक वाज़े मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि वो लगता है ये है कि वो बाकायदा जंग कर रहे हैं और ख़ुद जो है वो अब फ्रंट फुट पर आकर जंग करना चाह रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को अंदरूनी तौर पर मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े? अमेरिका के अपने शहरी जो हैं वो ये चाहते हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए और जो इजराइल इस वक्त कर रहा है वो रुकना चाहिए। अमेरिका ने तो तमाम कैंपसेस में 2 वाइस चांसलर को सैक कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, स्टूडेंट्स पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी, उनको रेस्ट्रिकेट करना शुरू कर दिया जो निकले। तो जमाबंदी तो वहां भी शुरू हो गई है इजराइल के मामले में, वैसे नहीं, इजराइल के मामले में वहां भी जमाबंदी शुरू हो गई है, और एंटी सेमेटिक एक्ट को और स्ट्रॉन्ग कर लिया उन्होंने। तो कहने का मकसद ये है कि ये देखिए आप किस तरह 1 बाय 1 और टर्न बाय टर्न, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने टॉक शोज में, कि किस तरह पहले हमास को न्यूट्रलाइज किया, फिर हिजबुल्लाह को किया, लबनान का बेड़ा गर्क किया, और साथ साथ उसको जारी है अभी वो दोनों जगह। अच्छा डॉक्टर साहब, वो बहाना नेतन्याहू की तरफ से ये भी बनाया जा रहा है कि अगर हमने जंगबंदी की तो हमास दोबारा कुव्वत पकड़कर हमले शुरू कर देगा। तो क्या ये वाकई हमास का खौफ है या फिर नस्लकुशी का बहाना है? असल में वो नस्लकुशी ही मकसद है जिसके लिए वो हमास को इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके डर का इजहार कर रहे हैं? 30 सेकंड्स में हिस्ट्री पर नजर डाल लेते हैं। 48 में उन्होंने 54 शहरों को, 54 गांवों को मसमार करके और तकरीबन 30,000 अफराद को शहीद कर दिया। जब उन्होंने इजराइल बनाया और उन बस्तियों को मसमार करके और अपना कब्जा कर लिया। इसी तरीके से 1967 में जमीनें कब्जा कर ली, इसी तरीके से गोलान हाइट को उन्होंने कब्जा किया। अब गोलान हाइट 134 या 150 किलोमीटर का रकबा और उन्होंने हड़प कर लिया। ये असद के जाने के बाद, बशर असद के जाने शाम के बॉर्डर पे, और 500 टारगेट्स उन्होंने बम्बार्डमेंट की, ये बहाना कि वो वहां जो है जहाजों को तबाह कर दिया। वो प्रॉपर्टी और वो एसेट सीरियन लोगों की थी, उनके टैक्स के पैसों से खरीदी गई थी। तो उनके नेवी को तबाह कर दिया। नेवी उनका क्या कर रही थी? उनके हवाई अड्डों को तबाह कर दिया जो उनके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनको डिफेंसलेस कर दिया जाए, ताकि जिस तरह लबनान में कर रहे हैं, जिस तरह गजा में कर रहे हैं, जो जमीनें और कब्जा करनी है कर ली जाए। और उसके बाद बारी ईरान की है, क्योंकि ईरान की मजबूती यही थी कि ईरान को जमीनी रास्ते दस्तयाब थे जिससे कि वो मदद कर सकता था हिजबुल्लाह और हमास का। तो वो मदद अब खत्म हो गई, वो लाइन कट गई। आप देख लें कि जो करेंसी है ईरान की, वो 2 दिन में असद के जाने के बाद 7,40,000 $1 के बराबर हो गई है, और चंद साल पहले ये सिर्फ 40। तो डॉक्टर साहब, इस तरह से तो इजराइल की जो जंगी जुराइम जारी हैं, आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको इजराइल कमज़ोर करता चला जा रहा है। जो भी उसके खिलाफ उठ खड़े होने की कोशिश करते हैं या आवाज़ ही बुलंद करते हैं तो उनको हम देखते हैं कि उन्हें कमज़ोर कर दिया जाता है, उनकी हुकूमतें गिरा दी जाती हैं, उन्हें मुल्क बदर करवा दिया जाता है, उन गवर्नमेंट्स को ख़त्म करना होना पड़ता है। तो ये अगर सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो मुस्लिम ममालिक तमाम इसकी जद में आ सकते हैं।
कब तक मुस्लिम ममालिक जो है, मुस्लिम उम्मा उठेगी? और क्या अगर तमाम मुस्लिम उम्मा उठ जाए, तमाम ममालिक जो है वो यकजुबान हो जाएं, तो मुकाबला किया नहीं जा सकता नेतन्याहू का, इजराइल का? इस तरीके से ताने बाने बुन दिए गए हैं कि जो हमारे रूलर्स हैं, ये OIC कंट्रीज के, वो रूलर्स के इंटरेस्ट को इस तरीके से काबू कर लिया गया है, इजराइल के जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, कि उनके अपने इंटरेस्ट की वजह से वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। आप देख लें कि OIC की 2-3 जो इमरजेंसी मीटिंग हेड ऑफ स्टेट्स की हुई है, उसमें उन्होंने बड़े एकदम दबे अल्फाज में ढीले से रेजोल्यूशन पास किए। इतना भी ना कर सके, कुछ और ना करें तो रेजोल्यूशन में ये कह दें कि भाई हमारी फिजाओं से ना गुजरो आप, क्योंकि आप हथियार लेके जाते हो, आप आपकी मसनूआत हम नहीं लेंगे। ये भी नहीं कर सके। जब वहाँ इजराइल तो किया जा सकता है गाजा पे कर रहा जी, गाजा में बम्बार्डमेंट कर रहा था, तो सब्जियां इजराइल की हमारे अरब ममालिक में बिक रही थी। और अभी जो असद को गिराया है, असद कोई इतना अच्छा आदमी नहीं था, उसने बड़ी जुल्म और बर्बरियत की है अपनी जगह पर, लेकिन इसराइल का तो उसके मजे हो गए, ईद हो गई उसकी। और ये तो उस पर एफर्ट की गई ना, उस पर एफर्ट की गई पिछले 13 साल से, जो उसको सपोर्ट दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, और अपने पड़ोसी मुल्कों की तरफ से इजराइल के जो सपोर्ट दी जा रही थी। तो आज वो देख लें कि वहाँ ठीक है, एक जुल्म और बर्बरियत था, लेकिन उसके और भी तरीके। शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफीर। और जिस तरह से वो कह रहे थे कि तमाम मुस्लिम उम्मा को बाइकॉट ही एटलीस्ट